सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज हम चर्चा करेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर हिंसा के मामलों के बारे में, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो आपसे समझना चाहूंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटते घटते तकरीबन 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है, लेकिन आज भी ये सभी लोग दहशत में हैं। आपको क्या लगता है कि ये डर के बादल कब तक हटेंगे? देखिए विक्रम जी, बात ऐसी है कि मैं बांग्लादेश में रह चुका हूं और एक टाइम था जब लेट 80s में प्रेसिडेंट इरशाद थे वहां पर, और उस वक्त में 2 करोड़ करीब हिंदू कहे जाते थे वहां पर हैं, और टोटल आबादी बांग्लादेश की उस वक्त 12 करोड़ करीब थी। लेकिन अगर आप कोई भी स्पीच उठा करके देखें प्रेसिडेंट इरशाद की, तो वो हमेशा उसमें 10 कोटि मानुष मीन्स 10 करोड़ की बात किया करते थे। तो इससे एक बात तो जाहिर है कि जो माइनॉरिटीज थी, चाहे वो हिंदू हो या दूसरे क्रिश्चियन से कोई और भी हैं, तो उनका कोई अस्तित्व वहां के जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नहीं है। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल वे में पॉलिटिको रिलीजियस मैनर में हो सकती है। असलियत में वहां पर जो ज्यादातर लोग थे बांग्लादेशी या बंगाली, कल्चर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इवन रिलीजन से भी ज्यादा। एक टाइम पे मैंने देखा कि वहां पे नजरुल गीति और रविंद्र संगीत, ये दोनों को उतना ही प्यार था, एक दूसरे के साथ वही बात थी। लेकिन क्योंकि रिलीजन में जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो वो एक बहुत बड़ा पोटेंट मिक्स हो जाता है और बहुत खतरनाक हो जाता है, और वही बांग्लादेश के साथ लगातार होता रहा है। और जैसा आपने कहा कि अब घटते घटते 1 करोड़ के करीब आबादी हो गई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की हालात हैं लोगों के, किस तरह उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। और ये बात हमने अब जब रिसेंटली पिछले अगस्त 5 का जो वहां पर एक तरह की क्रांति आई, तो उसमें टारगेट सबसे ज्यादा कौन बना? माइनॉरिटीज। और वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में बना। अभी रिसेंटली 1-2 डेथ्स हुई हैं, वो भी एक पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ। तो ये चीजें अपने आप में सोसाइटी की तरफ से नहीं है या वहां के सोशल फैब्रिक में नहीं है। ये वहां के जो मेन पॉलिटिको रिलीजियस लीडर्स हैं, वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। अब चाहे वो जमात इस्लामी जैसी पार्टी हो, जो बिल्कुल रेबिट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के हैं, तो हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं। जब भी कभी किसी देश के अंदर कोई सी भी उथल पुथल होती है, तो उसका पूरा लाभ एक नेगेटिव वे में उठाना चाहते हैं। यही मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या जो बीते महीने की अगर हम बात करें, जो लगातार इजाफा हुआ है हिंदुओं की हत्याएं में, ये एक संगठित पैटर्न आपको दिखाई देता है या फिर किस तरीके से देखते हैं इसे? इस चीजों में क्या होता है, देखिए ये एक तरह का, जैसे किसी एक आदमी की डेथ हो गई, मान लीजिए मार दिया गया उसको, और हमने देखा है, और उसके जो परपिटेटर्स हैं उनके ऊपर अगर कोई सरकार कोई भी नियंत्रण न कर पड़े या उनको पकड़ ना पाए, तो उससे क्या जाहिर होता है? उससे जाहिर होता है कि दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं, इम्यूनिटी हो जाती है उनको, और इम्यूनिटी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। तो वही एक सिचुएशन जो इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। और तीसरी चीज ये है कि वो एंटी इंडिया स्टांस उन्होंने जो ले रखा है वहां की सरकार से, उससे वो इस तरह के ग्रुप्स जो है वो और भी ज्यादा एम्बोल्डन हो जाते हैं। और वही एक हम बांग्लादेश के अंदर एक पिक्यूलियरिटी जो ये सोशल डिवाइड की देख रहे हैं, वो उसका भी एक बड़ा नतीजा है। और यही मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे इस चीज को, इसमें अगर रोका नहीं गया तो ये बहुत घातक होगा। वहां बीएनपी के नए लीडर आए थे अभी, रहमान साहब, उन्होंने जो है सबसे बड़ी बात पहले दिन ये कहा कि वो ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जिसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब लोगों को बराबर का रास्ता मिले। और अगर उनकी सरकार आती है तो आशा ये करनी चाहिए कि हो सकता है कि इस तरह की बातों में कमी आ जाए। जी। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब बांग्लादेश में चूंकि चुनावी सरगर्मियां भी हैं, ऐसे में जो राजनीतिक हिंसा की आप बात कर रहे हैं उसका शिकार ज्यादातर जो वहाँ के हिंदू हैं और अल्पसंख्यक हैं वही हो रहे हैं। और बीएनपी के समर्थकों, अगर वो बीएनपी का समर्थक है कोई अल्पसंख्यक, तो उसे जमात वाले परेशान कर रहे हैं, और अगर जमात का समर्थक है तो फिर बीएनपी वाले उसे निशाना बना रहे हैं। तो क्या इस तरीके की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये तो बात सही है, आप जो कह रहे हैं उसमें काफी तथ्य है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं, उसका मैं नहीं समझता कि इस चीज से कोई डायरेक्ट ताल्लुक है। ये जो चीज है, ये वहां पर एक टारगेट बनाया जाता है ताकि पूरी माइनॉरिटी के अंदर एक खौफ बैठ जाए, जी। तो कि वो इनसिक्योर हैं और उनको कोई बचा नहीं पा रहा है।
तो इसलिए इस तरह की इंसिडेंट्स होती हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल उसमें है, मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदूज हैं जो बीएनपी को भी सपोर्ट करते हैं, काफी हैं जो अवामी लीग को सपोर्ट करते थे, कुछ दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल, ये जिम्मेदारी किसकी है कि उसको रोके? ये जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त वहां पर सरकार है, उसने इस बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं कि जिससे कोई भी एक कॉन्फिडेंस माइनॉरिटीज में या इंटरनेशनल कम्युनिटी में जागे कि यस, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उसमें वहां की सरकार कुछ एक्शन ले रही है। नहीं तो इसको आप सिर्फ एक कॉम्प्लिसिटी कह सकते हैं। वही मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसे दिखाया जा रहा है कि ये एक आंतरिक मामला है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये एक मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न आपको नहीं दिखता है? देखिए, बिल्कुल दिखता है, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि आज की डेट में कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर है? जिस देश के पास ताकत है वो किसी भी देश में जाकर के चला जाता है, वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले आते हैं। जी। तो आज की डेट में आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं कि उनको ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन तो लास्ट रिजॉर्ट है। गाजा में क्या हो रहा है? जी। 70-80 हजार लोग मार दिए गए, क्या हुआ वहां पर? आप यमन में देखिए कितने लोग मारे गए हैं, आप सूडान के अंदर देखिए लगातार इतने लोग मारे जा रहे हैं। हम तो अभी 2-4 लोगों की 10 लोगों की बात कर रहे हैं। तो आप जी। इससे अंदाजा लगाइए, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जी। सब अपना जियो पॉलिटिकल एंड्स के लिए अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, दैट्स ऑल। चूंकि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को कूटनीतिक स्तर पर क्या भूमिका निभानी चाहिए, और जिस तरह से जो विदेश मंत्रालय या सरकार, भारत सरकार जो भूमिका निभा रही है वो मुफीद है? देखिए, हम एक लॉ बेस्ड डेमोक्रेसी हैं, और हम हर देश की सोवरेनिटी, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और भारत ने हमेशा यही कहा है कि ये वहाँ की सरकार का मामला है कि वो अपने सारे सिटीजन्स को, चाहे वो माइनॉरिटीज हों या दूसरे लोग हों, उनका पूरी तरह से प्रोटेक्शन करे। और अगर उसमें उन्हें भारत की आवश्यकता है किसी तरह की, तो भारत उसको प्रोवाइड करने को तैयार है। लेकिन ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी है। ये भारत की एक वो रहती है, लेकिन चूंकि वहां के ज्यादातर लोग जो हिंदूज हैं वही टारगेट होते हैं, तो ऐसे में वो भारत के लिए भी एक समस्या पैदा कर देता है। दूसरी चीज, हमारे जितने भी नेबर्स हैं उन जी। सब के साथ हमारी स्टेट्स भी जुड़ती हैं। और जब स्टेट्स जुड़ती हैं तो ये एक तरह से डोमेस्टिक जो इंडिया की पॉलिटिक्स है उसका भी उसके ऊपर असर पड़ता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी, और वहां की उसके लिए भी। तो हमारे ऊपर एक दो तरह का प्रश्न आ जाता है। इसलिए तो भारत ने हमेशा से कहा है, और वहां की सरकार से, चाहे वो मिस्टर मोहम्मद यूनुस की सरकार है या उससे पहले की जो सरकारें हैं, कि माइनॉरिटीज को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको देखा जाए और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी बांग्लादेश के वही सिटीजन्स हैं और उसी देश के सिटीजन हैं, वही वहां के डेवलपमेंट में साझेदार हैं। तो उनका ख्याल रखना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है अनिल सर कि जब हम धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करते हैं किसी भी देश में, तो वैश्विक संस्थाएं हमने देखा है कि कई बार कदम उठाती हैं, लेकिन ये चयनात्मक संवेदनशीलता भी एक तरह से दिखाई देती है कि बांग्लादेश में अगर कुछ हो रहा है वहां की माइनॉरिटीज पर, उस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके कदम या उनकी आवाज नहीं दिखाई देती है, सुनाई देती है। हम तो हमेशा से वो बोलते रहे हैं, भारत में अगर भारत में एक कहीं कुछ हो गया छोटा सा, तो आप देखिए दुनिया भर के लोग आकर के उसके ऊपर उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतनी सहिष्णुता है, इंक्लूसिवनेस है, डाइवर्सिटी है। तो और उस इंसिडेंट को मतलब भी नहीं होगा, लेकिन वो उस बात को जरूर ले आएंगे, उसको ह्यूमन राइट्स के बारे में। लेकिन आपको शायद पता हो कि जी। जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं हर साल में, उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे आता है, और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे जो हनन होते हैं इस तरह के अधिकार माइनॉरिटीज के, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ही होते हैं। तो ये हर जगह की ये समस्या है, लेकिन वो सिलेक्टिव अमनीजिया हो जाता है उनको उस वक्त। जैसा आपने कहा मानवाधिकार संगठनों की और अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसके बारे में भी आपसे समझना चाहूंगा कि लगभग वही स्थिति जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी दिखाई देती है। देखिए, मीडिया है कॉरपोरेट हाउसेस का। जी। मीडिया कोई ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट या कोई बड़ा क्रूसेडर मीडिया हो कि साहब हर एक गरीबों के लिए करता जाए। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री का आप देखते हैं कि विदेशों में किस तरह से इतनी स्ट्रांग है कि वो पूरा एक तरह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करके सच को झूठ साबित कर देती है, झूठ को सच साबित कर देती है, क्योंकि 24 घंटे वो सब चलता है। और ये सोशल मीडिया से वो और भी ज्यादा कंपाउंड हो जाता है। तो आज की डेट में ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी हैं,
या जिस तरह से आप कहें कि किसी के बारे में आपने उसको काले को सफेद करना है, तो उसमें भी बड़ा पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि इन सब चीजों को बिल्कुल एकदम इग्नोर कर देते हैं वो पूरा। तो जी। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी समस्या है, और ये एक जटिल समस्या है जो आज की डेट में, चूंकि रूल बेस्ड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस कहिए या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस कहिए, उनकी वैल्यू भी काफी गिर गई है इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी समस्या है। एक और सवाल आपसे समझना चाहूंगा कि भारत, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है अनिल जी, ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहाँ अपने पड़ोसी देश की जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है, औपचारिक रूप से गंभीरता से भारत को कोई कदम उठाना चाहिए या किस तरीके की रणनीति? हम ना अपने देश में किसी दूसरे देश की बातों को बर्दाश्त करते हैं, इंटरफेरेंस, ना हम इंटरफेयर करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि भारत जाएगा किसी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में या कहीं पे जाकर बांग्लादेश की बात करेगा। हम बायलैटरली उस बात को बांग्लादेश के साथ उठाते हैं, उनकी सरकार को पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए उसको देने की कोशिश करते हैं। और खाली ये इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इसलिए कि वो हमारे पड़ोसी हैं और उनको इसकी आवश्यकता है। और यही बात मैं समझता हूँ ज्यादा इफेक्टिव होती है, बजाय खाली किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करने के। और भारत की मेरे ख्याल से तो हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि अपने पड़ोसियों को मदद करें, चाहे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक नॉन रेसिप्रोकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। जब हम नेबरहुड की बात करते हैं, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे में भारत को खास तौर पर नेबरहुड, चूंकि वहां से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद भी फैलाता रहा है और बांग्लादेश तकरीबन उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हमें अपनी सीमाएं सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज को और मजबूत करने की कितना जरूरत है? देखिए, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खास तौर से अगेन जहां टेररिज्म की बात है वहां पे भी डबल स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो बार बार कहा है कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी टेररिज्म को ही डिफाइन नहीं कर पाई है, उसके अगेंस्ट सॉलिडारिटी एक्शन लेने की तो बात ही कहाँ तक आती है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह का बिहेव किया। और पाकिस्तान आज की डेट में भी बिल्कुल कम्युनिटी से जी रहा है, और सबको पता है कि वहां पर हेवन ऑफ टेररिस्ट है। अब वो बांग्लादेश में भी आकर के उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज यह है कि एक तो हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को, अपना इंटरनल कोहेशन को बढ़ाना है, ताकि हमारे यहाँ पे इंटरनल समस्याएं किसी तरह की ना हो। और दूसरा चीज है कि बॉर्डर को पूरी तरह में विजिलेंट रहना है। और एट द एंड ऑफ द डे, एकला चलो रे जो है, जहां तक टेररिज्म की बात है या अपने देश की सिक्योरिटी की बात है, उसमें और कोई विकल्प हमारे पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है वो दोहरे मापदंड से जी रही है। खास तौर से इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्रीज जो हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो वो समझते हैं वही करते हैं। और आखिरी कमेंट आपसे ये लेना चाहेंगे सर, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति है बांग्लादेश में, ऐसे में भविष्य किस तरीके से देखते हैं आप दोनों देशों का? बांग्लादेश का अगर विशेष तौर पर बात करें तो क्या वहां पर ये उथल पुथल की स्थिति आने वाले दिनों में आपको उम्मीद है कि वो बेहतर होगी और दोनों देशों के रिश्तों में? देखिए, हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते रहें। पाकिस्तान एक अलग एक्सेप्शन देश है जिसकी टेररिज्म फॉरेन पॉलिसी है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, आपने देखा हमारे विदेश मंत्री अभी रिसेंटली गए थे जब खालिदा जिया जी की डेथ के उस पे, और वो वहां के लीडरशिप से मिले भी हैं, अभी हमारे एम्बेसडर भी उनसे मिले हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में आती हैं, तो उनको एक अपने देश के बारे में सोचना होता है। और अगर वो सच्चे मन से अपने देश के बारे में सोचेंगे तो उनको ये पता लगेगा कि उनका एक ही मित्र है इस रीजन के अंदर में है, वो है भारत। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाएं सिर्फ एक समुदाय का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की मानवीय चेतना की परीक्षा भी है। सवाल किसी एक देश की छवि का नहीं, बल्कि मानवाधिकार, सुरक्षा और सह अस्तित्व के मूल्यों का है। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में